वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक नए कोशिकांग के बारे में जो है गोल्जी कॉय। ध्यान दें, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि गोल्जी कॉय होता है वह अंतःझिल्लिका तंत्र का ही भाग होता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अंतःझिल्लिका तंत्र होता है, उसके भाग कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। तो उसमें हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉय और उसके बाद में लाइसोसोम एवं हमें ध्यान रखना है रिक्तिका। ये चारों भाग होते हैं वे अंतःझिल्लिका तंत्र के ही भाग होते हैं और इनका निर्माण, इनके कार्य होते हैं वे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इस कारण से हम इसे क्या कहते हैं, अंतःझिल्लिका तंत्र कहते हैं। अंतःझिल्लिका तंत्र का फर्स्ट ऑर्गन हमने जो है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपद्रव्य जालिका लास्ट टाइम पढ़ लिया था और उसमें हमने देखा था कि अंतःपद्रव्य जालिका होती है, ये नलिकानुमा संरचनाओं के रूप में केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक फैली हुई रहती है। और आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। एक तो हमें ध्यान रखना है कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जिसे हम खुरदरी अंतःपद्रव्य जालिका कहते हैं, तो खुरदरी अंतःपद्रव्य जालिका उपस्थित होती है। दूसरी हमने कल देखी थी, वो कौन सी देखी थी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, चिकनी अंतःपद्रव्य जालिका देखी थी। तो ये चिकनी अंतःपद्रव्य जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होती है। तो दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखी थी और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके भीतर की ओर किससे जुड़ी होती है, न्यूक्लियस से जुड़ी हुई रहती है। तो ये न्यूक्लियस से इस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है, ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था। आज हम अगला कोशिकांग पढ़ेंगे और वह कोशिकांग में कौन सा ध्यान रखना है, गोल्जी उपकरण या गोल्जी कॉय। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है गोल्जी का या गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी, तो एक वैज्ञानिक का नाम हमें ध्यान रखना है कैमेलियो गोल्जी। कैमेलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी सबसे पहले खोज की थी। तो कैमेलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इनकी खोज की थी और इन्होंने इनकी खोज की थी वह उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में की थी। तो उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में, तंत्रिका कोशिकाओं में, उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में इनकी खोज की थी। तो आप क्या ध्यान दीजिए कि जो है वह गोल्जी उपकरण या गोल्जी कॉय है उसकी खोज है वह कैमेलियो गोल्जी द्वारा की गई और किसमें की गई, तो तंत्रिका कोशिकाओं में इनकी खोज की गई थी। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए इनके कुछ अन्य नाम भी हैं, वो भी हमें ध्यान रखना है क्या क्या नाम है। तो ध्यान दीजिए कि जो गोल्जी उपकरण है यह गोल्जी उपकरण होगा, इसके अन्य नाम में हम देखेंगे तो इसे गोल्जी काय भी कहा जाता है, गोल्जी सम्मिश्र भी कहा जाता है और आप ध्यान दीजिए इसे लाइपोकॉन्ड्रियंस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से लिपोकॉन्ड्रियन या लाइपोकॉन्ड्रियन भी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से इनको किस नाम से जाना जाता है, लाइपोकॉन्ड्रियन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें लिपिड की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक होती है और लिपिड की मात्रा अधिक होने के कारण से इसे हम किस नाम से जानते हैं, लाइपोकॉन्ड्रियंस के नाम से भी जाना जाता है। पादप कोशिकाओं में इसे एक नाम देते हैं डिक्टियोसोम। तो आप ध्यान दीजिए पादप कोशिका में इसे किस नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से पादप कोशिका में इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। पादप कोशिका में इसे किस नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। और आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है इन्हें एक अन्य और नाम से जाना जाता है, बेकर काय भी कहा जाता है, ईडियोसोम भी कहा जाता है। बेकर काय कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो ग्लाइको प्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड्स निर्मित होते हैं, यानी प्रोटीन और लिपिड होंगे, इनका यहाँ पर क्या होता है, किण्वन होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस कारण से इसे बेकर काय भी कहा जाता है या इसे हम ईडियोसोम भी कहा जाता है, इसे ईडियोसोम भी कहा जाता है, बेकर काय भी कहा जाता है। और आप ध्यान दीजिए इसे डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, तो इसे डाल्टन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इसे डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ईडियोसोम भी कहते हैं, लाइपोकॉन्ड्रियंस भी कहा जाता है, डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। तो ये सारे उपनाम है वो किसके हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, गोल्जी कॉय को ही कहा जाता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए गोल्जी कॉय होता है, यह आपको ध्यान रखना है किस प्रकार का कोशिकांग है, तो ये आपको ध्यान रखना है प्लियोमॉर्फिक है, यानी गोल्जी कॉय की जो है गोल्जी बॉडी की संरचना एवं आकृति है वह भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है। संरचना एवं आकृति होगी
वह भिन्न भिन्न सेल्स में क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। भिन्न भिन्न सेल्स में क्या होती हैं, भिन्न प्रकार की होती हैं, अलग प्रकार की होती हैं। इस कारण से इस कोशिकांग को हम किस नाम से जानते हैं, पैलियोमॉर्फिक के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, पैलियोमॉर्फिक, एक होता है पिलियोमॉर्फिक या बहुरूपी। ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, अलग अलग कोशिकाओं में इनकी संरचना अलग अलग होती है, तो उसे हम कहते हैं पैलियोमॉर्फिक, या इस प्रकार से इनकी आकृति होती है वह भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, तो इसे पैलियोमॉर्फिक के नाम से जाना जाता है। पॉलीमॉर्फिक और पैलियोमॉर्फिक में आपको डिफरेंस अच्छे से ध्यान रखना है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ कि एक ही कोशिकांग है वो अलग अलग एक ही कोशिका के अंदर भिन्न भिन्न संरचनाएं दर्शाता है, तो उसे हम पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे लाइसोसोम, तो लाइसोसोम होता है वो पॉलीमॉर्फिक होता है, एक ही कोशिका में उनके भिन्न प्रकार से उनकी आकृति देखी जाती है। जबकि यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, ये पैलियोमॉर्फिक प्रकार का होता है, यानी अलग अलग कोशिका में इनकी संरचना भिन्न प्रकार की होती है, इस कारण से इसे पैलियोमॉर्फिक कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, इनकी संरचना किस प्रकार से होती है, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला इनकी संरचना के बारे में, तो आप ध्यान दीजिए, गोल्जी कॉय का निर्माण होता है वह किस प्रकार से होता है, तो गोल्जी कॉय होगा वह चपटी नलिकाकार संरचनाओं से बना होता है। किससे निर्मित होता है, चपटी एवं नलिकाकार संरचनाओं से निर्मित होता है, नलिकाकार संरचनाओं से निर्मित होता है। तो चपटी एवं नलिकाकार संरचनाओं से गोल्जी कॉय का निर्माण होता है। तो गोल्जी कॉय बनेगा वह अनेक लंबी चपटी एवं नलिकाकार संरचनाओं से निर्मित होता है, और इन जो लंबी नलिकाकार चपटी संरचनाएं होती है, इन चपटी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कुंडिकाएं कहा जाता है। अच्छे से ध्यान रखना है, इन्हें हम क्या कहेंगे, कुंडिकाएं कहेंगे, या इन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो इन्हें हम सिस्टर्नी या क्या कहेंगे, कुंडिकाएं कहा जाता है। तो आप क्या ध्यान दीजिए कि जो गोल्जी कॉय का मुख्य रूप से निर्माण होता है वह चपटी नलिकाकार संरचनाओं से होता है, जिन्हें हम कुंडिकाएं कहते हैं, जिनके अंदर नोड्स या जो पदार्थ भरा हुआ रहता है। अब इसके बाद में ध्यान दीजिए, कुंडिकाएं होती हैं, इनका व्यास कितना होता है, तो आप ध्यान दीजिए 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के और 0.1 माइक्रोमीटर तक इनका व्यास होता है। तो इनका ये व्यास आप ध्यान रख सकते हैं। और कुंडिका या सिस्टर्नी होती है, इनकी संख्या भिन्न भिन्न जो कोशिकाएं होती हैं उनमें संख्या इनकी भिन्न भिन्न होती है। स्त्रावी कोशिकाओं में इनकी संख्या अधिक होती है, अन्य कोशिकाओं में इनकी संख्या कम होती है। एवरेज एक ध्यान दें तो इनकी संख्या होती है वो 3 से 12 होती है, यानी इनकी संख्या होती है वह भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है। सामान्य रूप से इनकी संख्या 3 से 12 देखी जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, इसके बारे में। अब ध्यान दीजिए, ये सिस्टर्नी होती है, इसके 2 फेस होती हैं। सिस्टर्नी या कुंडिकाएं होगी, इनकी 2 फेस होती हैं। एक फेस होती है, ये सिस्टर्नी की संरचना दिखाई दे रही है, और एक फेस होती है जो कि केंद्रक की ओर उपस्थित होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिस फेस कहा जाता है, या सिस फेस कहेंगे, या इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सिस फेस होगी, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसे हम निर्माणकारी सतह कहा जाता है। निर्माणकारी सतह कहा जाता है, इसे निर्माणकारी सतह या सिस फेस कहा जाता है, या इसे और नाम दिया जाता है, वो आप ध्यान रखेंगे फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस ये उत्तल होती हैं। ये कैसी होती है, फॉर्मिंग फेस होगी उत्तल, जो कि केंद्रक की ओर उपस्थित होती है, उस फेस को हम क्या कहते हैं, सिस फेस कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, या इसे निर्माणकारी सतह या फॉर्मिंग फेस कहा जाता है। जबकि दूसरी फेस होती है वह इधर ये झिल्ली उपस्थित होती है, उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहेंगे, या इधर की साइड में कोशिका झिल्ली उपस्थित होगी। ये इस प्रकार से इधर की साइड में क्या है, कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है। और कोशिका झिल्ली की ओर की जो सतह होती है उस सतह को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफेस कहा जाता है। ट्रांसफेस कहा जाता है, या इसे हम अवतल फेस भी कहते हैं, या इसे हम जो है वह परिपक्वन सतह या मैच्योरेशन सतह भी कहा जाता है। तो परिपक्वन सतह, मैच्योरेशन सतह या अवतल या ट्रांसफेस कहा जाता है। तो आप क्या ध्यान दीजिए, सिस्टर्नी की 2 सतह होती है, एक तो कौन सी होती है, निर्माणकारी सतह, और दूसरी कौन सी होती है, ट्रांसफेज या अवतल या परिपक्वन सतह होती है। तो 2 मुख्य सतह होती है, एक तो आपको ध्यान रखना है सिस, और दूसरी कौन सी होती है, ट्रांसफेस होती है। यानी समपक्ष और पारतल 2 फेस उपस्थित होती हैं। जो समपक्ष होती है वह उत्तल होती है और निर्माणकारी सतह होती है, जबकि ट्रांसफेस होती है वह अवतल होती है एवं परिपक्वन सतह होती हैं। तो ये 2 सतह मुख्य रूप से इनमें उपस्थित होती हैं।
अब ध्यान दीजिए कि सिस्टर्नी की दो सतह होती हैं, ये कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो आपको ध्यान रखना है सिस फेस और दूसरी कौन सी होती है, ट्रांस फेस उपस्थित होती हैं। तो एक तो सिस फेस हमें ध्यान रखनी है, दूसरी ट्रांस फेस। सिस फेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, निर्माणकारी सतह कहा जाता है। तो इस प्रकार से निर्माणकारी सतह होगी, जबकि ट्रांस फेस होती है उसे परिपक्वन सतह कहा जाता है। तो परिपक्वन सतह उपस्थित होती है, दो सतह में बंटी हुई रहती है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए तो इनकी संरचना के अंदर वेसिकल्स भी उपस्थित होती हैं, और वेसिकल्स के अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए तो इनकी सतह होती है उसमें वेसिकल्स के अतिरिक्त कुछ ट्यूब्यूल्स भी उपस्थित होती हैं। तो ट्यूब्यूल्स भी उपस्थित होगी और साथ में क्या उपस्थित होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, वे भी इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये इस प्रकार से किसका निर्माण होगा, गोल्जी कॉय का निर्माण होगा। अब ध्यान दीजिए गोल्जी कॉय के निर्माण के पश्चात में इनके कार्य क्या क्या है। तो ध्यान दीजिए के कार्य, गोल्जी कॉय के कार्य में सबसे पहला कार्य क्या ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है वह स्त्रावण का होता है। प्रमुख कार्य क्या होगा, तो आप क्या ध्यान दीजिए, प्रमुख कार्य होता है वह आपको ध्यान रखना है पैकिंग करने के पश्चात ये क्या करता है, विभिन्न पदार्थों का क्या करता है, स्त्रावण करता है। तो इस प्रकार से इनका प्रमुख कार्य होगा वो क्या हो गया, स्त्रावण हो गया, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। स्त्रावण की प्रक्रिया होती है वो 3 स्टेज में होती है। सबसे पहले क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है ER से विभिन्न पदार्थों को ग्रहण करना, ER से विभिन्न पदार्थों को ग्रहण करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनने वाले पदार्थों को ये क्या करता है, पदार्थों को ये ग्रहण करता है। क्लियर हो गया। सबसे पहला कार्य क्या होगा, स्त्रावण में 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप ER से विभिन्न पदार्थों को ग्रहण करना, फिर उसके बाद में ये गोल्जी बॉडी होती है। इस गोल्जी बॉडी के द्वारा ER से ग्रहण किए गए पदार्थ होते हैं, उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, 2 मुख्य पदार्थ हमें ध्यान रखना है, प्रोटीन एवं दूसरा कौन सा होता है, लिपिड होता है। प्रोटीन एवं क्या होगा, लिपिड। और प्रोटीन और लिपिड होता है उसको ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड में परिवर्तित किया जाता है। तो प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में और लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में परिवर्तित किया जाता है। तो ग्लाइकोलिपिड में एवं ग्लाइकोप्रोटीन में इनको परिवर्तित किया जाता है। इनको परिवर्तित करने के बाद में तीसरा स्टेप क्या होगा, इनका पैकेजिंग होगी। ये हमें ध्यान रखना है, पैकेजिंग किसमें होगी, वेसिकल्स में। किसमें होगी, वेसिकल्स में इनकी पैकेजिंग होगी। और पैकेजिंग होने के बाद में इसको या तो सेल के बाहर या सेल के अंदर, सेल के इनर साइड में या सेल के आउटर साइड में, कहीं भी जहाँ इनको जरूरत होती है वहाँ भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है समझ लीजिए। देखो ध्यान दें, हमने कल ही पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, इसके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। ये प्रोटीन बनने के बाद में इस प्रोटीन को एक वेसिकल्स में पैकिंग की जाती है। तो इनके अंदर भी वेसिकल्स होती है जिनके द्वारा यह प्रोटीन होगा वो यहाँ पर पैकेजिंग होगा। अब प्रोटीन होगा वो इसके बाद में कहाँ तक पहुँच जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है ये प्रोटीन है वो प्रोटीन किसके द्वारा संश्लेषित होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा। लिपिड का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो आप क्या ध्यान दीजिए, लिपिड का संश्लेषण होता है वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा होता है। तो यहाँ पर लिपिड का भी संश्लेषण होता है और प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है, वह अंतःपद्वीय जालिका पर होता है। अब इसके बाद में संश्लेषण होने के बाद में ध्यान दीजिए यहाँ से ये पदार्थ है वो पदार्थ किस में प्रवेश कर जाएंगे, गोल्जी कॉय में। ये संरचना है वो किसकी है, गोल्जी कॉय की है। तो ये गोल्जी कॉय में प्रवेश कर जाएंगे। गोल्जी कॉय में प्रवेश करने के पश्चात में गोल्जी कॉय में ये किस रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये गोल्जी कॉय में परिवर्तित होने के में आपको ध्यान रखना है, प्रवेश करने के बाद में ये आपको क्या ध्यान रखना है, विभिन्न प्रकार के जो है वह किस रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होगा और साथ में किसका निर्माण होगा, ग्लाइकोप्रोटीन का। इस कारण से इसे हम बेकर का भी कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होने के बाद में ये वेसिकल्स होगी, ये पुनः बाहर की ओर ये जो ट्रांस फेस होती है, देखो निर्माणकारी सतह कौन सी सतह है, सिस फेस, क्योंकि इसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर इसके द्वारा क्या किया जाता है, परिपक्वन किया जा रहा है वेसिकल्स का और बाहर की ओर मुक्त किया जाता है। तो इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं,
परिपक्वन फेज कहा जाता है। या तो ये कोशिका के अंदर ही उपयोग में लिए जाएंगे, यहाँ पर कोशिका झिल्ली के निर्माण में इसको बाहर की ओर छोड़ दिया जाता है, या कार्बोहाइड्रेट है जिनका उपयोग होता है वो कोशिका भित्ति के निर्माण में होता है। तो कोशिका भित्ति के निर्माण में, कोशिका झिल्ली के निर्माण में और अन्य पदार्थों के जो कोशिका के बाहर भेजने की क्रियाविधि होती है वह किसके द्वारा संपन्न की जाती है? गोल्जी कॉय के द्वारा संपन्न की जाती है। इस कारण से गोल्जी कॉय को मिडल मैन ऑफ सेल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको, इसे हम किस नाम से जानते हैं? मिडल मैन ऑफ सेल कहा जाता है। यानी यह जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, बड़े अणु होते हैं जो कि कोशिका की अंदर पर आसानी से नहीं गमन कर पाते, उनको ट्रैफिक के रूप में, उनका ट्रैफिक करवाने में कार्य करता है। इस कारण से इसे हम किस नाम से जानते हैं? मिडल मैन ऑफ सेल कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, जो गोल्जी कॉय होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, मैन जो ट्रैफिक का कार्य करता है, इस कारण से मिडल मैन ऑफ सेल्स कहा जाता है। फिर उसके बाद में दूसरा कार्य ध्यान दीजिए। तो पहला कार्य हमने देख लिया, वो कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, पैकेजिंग स्थिरावरण करना। ये यहाँ सवाल इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आप क्या ध्यान दीजिए, गोल्जी कॉय द्वारा होता है। फिर दूसरा कार्य आपको ध्यान रखना है, लाइसोसोम का निर्माण होता है, वह किसके द्वारा होता है? तो गोल्जी कॉय एवं अंतःपद्रव्य जालिका के द्वारा होता है। देखो लाइसोसोम हम आगे पढ़ेंगे तो उनका निर्माण किससे होता है? गल से होता है। किससे होता है? गर्ल से उसका निर्माण होता है। यानी गोल्जी कॉय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मिलकर के और किसका निर्माण करेंगे? लाइसोसोम का निर्माण करेंगे। तो ये इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ देखेंगे कि गोल्जी कॉय एवं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उससे ही किसका निर्माण होता है? लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो लाइसोसोम का निर्माण इनके द्वारा होता है। दूसरा कार्य। नंबर 3 कार्य हमें ध्यान रखना है। अगला कार्य ध्यान दीजिए, वो हमें कौन सा ध्यान रखना है? तो ये गोल्जी कॉय होते हैं, इनके द्वारा, गोल्जी बॉडीज के द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड का निर्माण किया जाता है तथा वसा एवं प्रोटीन का संचय किया जाता है। वसा एवं प्रोटीन का संचय भी इनके द्वारा किया जाता है। तो वसा एवं प्रोटीन का संचय होता है वह इनके द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया? अगला ध्यान दीजिए, जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन के समय, आगे मैं पढ़ाऊंगा कोशिका डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय जो पादप कोशिकाओं में सेल प्लेट का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? सेल प्लेट, या जिसे हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। देखो पादप कोशिका में मैंने आपको बताया था कि पादप के अंदर कोशिका का विभाजन होता है, वह कोशिका भित्ति के बीच में निर्माण होने के फलस्वरूप होता है, जिसमें सेल प्लेट या कोशिका प्लेट बनती है सबसे पहले, और कोशिका प्लेट होती है उसमें गोल्जी कॉय की वेसिकल्स होती है, वे जमा हो जाती हैं और उनके जमा होने के साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके साथ जुड़ जाती हैं और इनके जुड़ने के फलस्वरूप फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होता है। और फ्रेगमोप्लास्ट निर्माण होने के पश्चात में उस फ्रेगमोप्लास्ट पर कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेक्टेट का जमा होता है, जिसे मिडिल लेमिला बनती है, मध्य पटलिका बनती है, और मध्य पटलिका के भीतर की ओर ही प्राथमिक झिल्लियों का निर्माण होता है। तो कोशिका विभाजन में ये जो सेल प्लेट होती है, कोशिका प्लेट होती है, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? गोल्जी कॉय के द्वारा होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगला ध्यान दीजिए, वह हमें ध्यान रखना है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कोशिका भित्ति होती है और कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन के लिपिड का संश्लेषण होता है, वो भी सेल मेम्ब्रेन के लिपिड का संश्लेषण होता है, वो भी इसके द्वारा होता है। लिपिड का संश्लेषण होता है वो किस में होता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसी गोल्जी बॉडी में होता है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए, तो सेल वॉल होती है, उसके कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, वो भी किस में बनते हैं? इसी में बनते हैं। तो कोशिका भित्ति के विभिन्न पदार्थों का स्त्रावण भी इनके द्वारा होता है। तो कोशिका भित्ति के विभिन्न पदार्थों का स्त्रावण भी गोल्जी कॉय के द्वारा होता है। अगला कार्य ध्यान दीजिए गोल्जी कॉय के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है, शुक्र जनन के समय जो शुक्राणु बनते हैं, शुक्र जनन के समय शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है, शीर्ष भाग होता है टोपीनुमा संरचना, उसे हम एक्रोसोम कहेंगे। उस एक्रोसोम का निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है? गोल्जी कॉय के द्वारा होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि जो शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है वह गोल्जी कॉय के द्वारा किया जाता है। और कार्य ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है, अंडे के अंदर पीतक एवं पीतक झिल्ली का संश्लेषण इनके द्वारा होता है। अंडे के भीतर जो पीतक बनता है, अंडे के भीतर जो पीतक बनता है, उस पीतक का निर्माण एवं पीतक झिल्ली का निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है?
तो यह गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। तो अंडे के अंदर का जो पीतक होता है, योक होता है, उस योक का निर्माण होता है और उसकी योक झिल्ली का निर्माण होता है, योक मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, उसका निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। और आप ध्यान दीजिए तो आपको क्या ध्यान रखना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो हार्मोन संश्लेषित किए जाते हैं वो भी किसके द्वारा होता है, तो गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन का संश्लेषण होता है, वो हार्मोन का स्त्रावण भी किसके द्वारा होता है, तो हार्मोन का स्त्रावण होगा वह भी गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन का स्त्रावण होता है, वह गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। तो हार्मोन का स्त्रावण करने में भी गोल्जी बॉडी होती है, वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है गोल्जी बॉडी के कार्य। पहला कार्य स्त्रावण, सबसे पहला स्टेप पैकेजिंग होगी, विभिन्न पदार्थ जो होंगे उनको ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने के बाद में उसको ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में परिवर्तित करेंगे और फिर वेसिकल्स के रूप में कोशिका के भीतर या बाहर तक पहुंचाया जाता है। यानी इसमें निर्माणकारी सतह होती है, उसमें द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और जो परिपक्व सतह होती है उसके द्वारा जो मुक्त किए जाते हैं और जो कि बाहर की ओर कोशिका के या कोशिका के भीतर अन्य कार्यों में उपयोग में लिए जाते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा, गोल्जी बॉडी वसा और प्रोटीन का संचय करती है, कोशिका विभाजन में, कोशिका प्लेट के निर्माण में या फ्रेगमोप्लास्ट के निर्माण में सहायक होती है। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है, उसके लिपिड का संश्लेषण भी इसमें होता है। कोशिका भित्ति में विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनका संश्लेषण भी यहाँ पर होता है। शुक्रजन के शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, अंडे के भीतर पीतक का निर्माण होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोनों का संश्लेषण भी गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। तो ये सारे कार्य हमें ध्यान रखना है गोल्जी बॉडी के। नेक्स्ट अगली क्लास में हम लाइसोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।